सभी को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में डीएनए की बात हमने कर ली थी, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए को पढ़ लिया था। अब आगे बात करते हैं, आरएनए की बात करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में हमने डीएनए की संरचना देखी, डीएनए के कार्य देखे। अब आगे बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए की। राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल या राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। राइबोन्यूक्लिक अम्ल देखें इसे। आरएनए की बात करते हैं। डीएनए जैसी कोई द्विकुंडलित संरचना नहीं पाई जाती, सीधे रेखित तंतु के रूप में पाया जाता है। कभी कभी इसमें कुंडली कैसे बन गई, क्योंकि देखो इसका एक ही जो ये अणु था, ये काफी छोटी सी जगह में जब ये इस तरह से कुंडलित हो जाता है तो ये बीच में कुंडलियां बन जाती है। अदरवाइज सीधा शाखित तंतु होता है। टीआरएनए जो होता है, आगे पढ़ेंगे। टीआरएनए का हम देखते हैं इस तरह से संरचना उसकी इस तरह से क्लोवर लीफ यानी लौंग के समान होती है टीआरएनए की। अगर बात करें ये आरएनए पाया कहां जाता है, तो कोशिका द्रव्य में हम बात करें, ये कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, राइबोसोम के साथ पाया जाएगा। और केंद्रक में भी कुछ मात्रा में आरएनए पाया जाता है। फिर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनमें भी खुद का आरएनए होता है। हमने जब कोशिका पढ़ी तब मैंने बताया भी था कि लवक और माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो देख लो आरएनए कहां कहां पर है। केंद्रक में है थोड़ी सी मात्रा में, अधिकांश मात्रा कहां होती है, कोशिका द्रव्य में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी खुद का आरएनए पाया जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या, प्रोटीन संश्लेषण करना। कई जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है ये आरएनए। और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें केवल आरएनए होता है। ऐसे वायरस जिनमें केवल आरएनए होता है रेट्रोवायरस कहलाते हैं, पढ़ चुके हैं हम पहले। तो आरएनए से संबंधित ये कुछ एक फैक्ट्स हैं। फिर उसकी संरचना की बात करते हैं, आरएनए के विभिन्न प्रकार, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए की बात करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। चलें आगे बात करते हैं तो कि आरएनए केंद्रक, कोशिका द्रव्य, केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, पता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में पाया जाता है, लवक में पाया जाता है। लवक में पाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें इसमें जो ये आरएनए है, इसके
कार्य की बात करते हैं कि कार्य क्या क्या करता है, लिख लेते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया ना, अभी दे देता हूं। आरएनए का मुख्य कार्य, मेन फंक्शन, मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण करना है। इसके अलावा आरएनए कुछ वायरस में, यानी जो रेट्रोवायरस होते हैं, ठीक है, आरएनए कुछ वायरस में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य भी करता है। यानी जो डीएनए का काम था उनमें डीएनए तो है नहीं वायरस में, तो अब डीएनए का काम भी कौन करेगा? आरएनए करेगा। कुछ वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, एज ए जेनेटिक मटेरियल, कार्य करता है, तथा अन्य जीवों में ये आरएनए उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट, या एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। एंजाइम या कैटेलिस्ट के रूप में भी, यानी कई काम है इसके, लेकिन मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। भाई डीएनए का मेन फंक्शन वंशागति करना, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, जबकि आरएनए का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और इस प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा भी ये कई काम करता है। ऐसे वायरस जिनमें डीएनए है ही नहीं, तो क्या उनमें वंशागति नहीं होगी? क्या होगी? कौन करेगा? ये आरएनए करेगा। कई जीवों में ये आरएनए जो होता है उत्प्रेरक। भाई उत्प्रेरक का काम क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया की दर को, स्पीड को बढ़ा देता है। यानी मान लिया कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही थी, तो कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो 5 मिनट में हो जाएगी, जल्दी हो जाती है। और ऐसे आरएनए जिनमें एंजाइम के समान कार्य करने की क्षमता पाई जाती है, राइबोजाइम कहलाते हैं। लिख दूं यहीं पर, शब्द लिख दूं यहां पर एक, एंजाइम के रूप में जो कार्य करते हैं आरएनए, उन्हें क्या कह देते हैं? राइबोजाइम कह देते हैं। राइबोजाइम, ऐसे आरएनए जो एंजाइम के रूप में सक्रियता दर्शाते, क्या कहलाएंगे? राइबोजाइम। ठीक है, ये आरएनए की अगर मैं बात करूं, देखो पृथ्वी पर जब जीवन का विकास हुआ, पहले जो जीव बने, शुरुआत पहला जो सरल जीव था, उसमें भी अगर बात करूं कि इन न्यूक्लिक अम्लों में भी पहले कौन पाया गया? डीएनए का निर्माण हुआ पहले या आरएनए का? तो ध्यान रखना, पहले निर्माण हुआ आरएनए का। आरएनए से बाद में और आगे चलकर डीएनए का निर्माण हुआ। कैसे? सुनो इस चीज को। हर व्यक्ति या साइंस में कोई भी सिस्टम हो, सभी क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्थायित्व को प्राप्त कर ले। हर कोई यही चाहता है। चाहे कोई परमाणु की बात करूं, चाहे किसी आयन की बात करूं, सभी स्थायित्व को ढूंढते हैं, स्टेबिलिटी को ढूंढते हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि भाई अच्छी सी जॉब लग जाए, लाइफ में क्या आ जाए? स्टेबिलिटी आ जाए, स्थायित्व आ जाए। तो इस
स्थायित्व के लिए ही सभी हर कोई प्रयास करता है इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, स्टेबिलिटी के लिए। ये जब आरएनए बना था पहले प्रारंभ में, आरएनए क्या होता है, अति सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है, जबकि डीएनए क्या होता है, स्थायी होता है। डीएनए लेस रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है। ये आरएनए ज्यादा क्रियाशील था और इसी क्रियाशील आरएनए में जब कुछ परिवर्तन हुए तब जाकर डीएनए का निर्माण हुआ था। आरएनए पहले बना, उसके बाद डीएनए बना था। और इस आरएनए में हम बात करते हैं कि इस तरह से ये काफी ऐसे गुण पाए जाते हैं जैविक क्रियाओं करने वाले। तो लिखते हैं कि विकास के क्रम में, विकास इवोल्यूशन के क्रम में पहले आरएनए बना, फिर आरएनए में स्थायित्व आने लगा। स्थायित्व बोले तो स्टेबिलिटी, आने लगी या आने लगा, जिससे डीएनए का निर्माण हुआ। ठीक है, अब जल्दी से पहले पिछला ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, ये अगले पेज की स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बात करते हैं। ये लीजिए, आरएनए की और आगे बात करें कि आरएनए की या आरएनए का कृत्रिम रूप से संश्लेषण, आर्टिफिशियली आरएनए को बनाया भी गया है। कृत्रिम रूप से संश्लेषण, दो वैज्ञानिक एस ओकोवा एवं कॉर्नबर्ग ने किया। ठीक है, कृत्रिम संश्लेषण, दो साइंटिस्टों के ये नाम ध्यान रखना। फिर आगे बात करते हैं आरएनए की संरचना, आरएनए की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे डीएनए की संरचना देखी, वैसे ही आरएनए की संरचना, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। भाई देखो, यहां पर जैसे डीएनए में 3 रासायनिक पदार्थ देखे थे, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट ग्रुप। यानी डीएनए क्या था, एक तरह से न्यूक्लियोटाइड का बहुलक था, ये भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। इसमें भी शर्करा पाई जाएगी, इसमें भी नाइट्रोजनी क्षार पाया जाएगा और इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, कैसे डीएनए से अलग होगा, ये परिवर्तन अब यहां देख लेते। ठीक है, जैसे आप में से कई बता भी रहे हैं राइबोज शर्करा, वेरी गुड। भाई वहां पर कौन सी शर्करा पाई गई थी, इसमें देखें रासायनिक संरचना। डीएनए में हमने देखा था डीऑक्सीराइबोज शर्करा, यहां पर है राइबोज शर्करा। रासायनिक संरचना की बात करें, यहां पर भी 3 मुख्य घटक आ जाएंगे। सबसे पहले शर्करा, शुगर, फिर दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेसेस, और फिर लास्ट में हो जाएगा फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजें यहां पर भी पाई जाती, लेकिन अंतर अब आएगा। देखो यहां पर
यहां पर देखो 5 कार्बन युक्त राइबोज शर्करा, पांच कार्बन वाली राइबोज शर्करा मिलती है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा थी। डीएनए में जो 5 कार्बन वाली शर्करा डीऑक्सीराइबोज को क्यों डीऑक्सीराइबोज कहा था? क्योंकि उसमें दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी थी। यहां पर कोई कमी नहीं है तो डीऑक्सी हटा दिया, क्या आ गया? राइबोज शर्करा। वहां पर हमने नाइट्रोजनिक क्षार 2 प्रकार के देखे थे, प्यूरीन और पिरिमिडीन। यहां पर भी है प्यूरीन और पिरिमिडीन, यहां पर भी है प्यूरीन और पिरिमिडीन, यहां पर भी है। बस यहां प्यूरीन और पिरिमिडीन में देखते हैं अंतर कहां आ रहा है। एक अंतर तो ये आ गया शर्करा का, शर्करा में अंतर है, नाइट्रोजनिक क्षार में भी अंतर होगा। वो अंतर मैं अगले पेज पे बता देता हूं, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसी में बता देता हूं ना, यहीं पर आ जाएगा। अभी रुकना, स्क्रीनशॉट अभी 2 मिनट रुक कर ले लेना बस। प्यूरीन की बात करें तो इसमें 2 प्यूरीन पाए जाते हैं, एडेनिन जो वहां पर भी था और ग्वानिन जो डीएनए में भी थे, ये दोनों डीएनए में थे। अंतर आ जाता है पिरिमिडीन में। पिरिमिडीन जो 2 प्रकार के हैं यहां पर, एक तो हो जाएगा यूरेसिल और एक हो जाएगा साइटोसिन। डीएनए में इस यूरेसिल की जगह क्या था? थाइमीन था। तो अंतर कहां कहां आया है? देखो फॉस्फेट समूह वहां पर भी था, यहां पर भी है। यहां जो शर्करा है कौन सी है? राइबोज शर्करा। तो एक पहला अंतर आ गया इस शर्करा का, और दूसरा अंतर आ गया नाइट्रोजनिक क्षार। उसमें भी पूछ ले किसमें, प्यूरीन में या पिरिमिडीन में? तो किसमें अंतर है? पिरिमिडीन में। और पिरिमिडीन में भी क्या है कि थाइमीन की जगह क्या है? यूरेसिल है। अब थाइमीन और यूरेसिल में क्या अंतर है ये भी बता देता हूं। देखो एक मैथिल समूह का अंतर है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जल्दी से बताता हूं उनमें अंतर। एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षार हैं। शर्करा राइबोज है और फॉस्फेट समूह यहां पर भी है। ठीक है, ये डीएनए। अब पूरी जब बात बता दी उसके बाद पूछते हो कि डीएनए आरएनए में क्या अंतर है। चले आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो यूरेसिल और थाइमीन की बात करते हैं। यूरेसिल ये तो है आरएनए में, और थाइमीन ये किस में था? डीएनए में। अब इस थाइमीन की बात करूं तो ये थाइमीन यूरेसिल जैसा ही होता है, बस केवल एक मैथिल समूह, ये होता है मैथिल समूह का अंतर था। ये मैथिल समूह इस यूरेसिल में जब जोड़ देंगे, यूरेसिल में मैथिल समूह जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये थाइमीन बन जाएगा। और इसीलिए अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि थाइमीन का अन्य नाम क्या है? मिथाइलेटेड यूरेसिल। मिथाइल ग्रुप जुड़ गया तो क्या बोल दिया? मिथाइलेटेड, आगे वही यूरेसिल। ये इस थाइमीन का ही दूसरा नाम है, 5 मैथिल यूरेसिल कहते हैं, मिथाइलेटेड यूरेसिल, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें तो ये आरएनए में और डीएनए में हमने अंतर देखा। मिथाइलेटेड यूरेसिल का ये थाइमीन, इस थाइमीन को जो डीएनए में पाया जाता है उसे मिथाइलेटेड यूरेसिल भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो संरचना में हमने अंतर देखा। बाकी इसकी जैसे डीएनए में जो द्विकुंडलित थी या एक कुंडल की लंबाई वगैरह क्या है, हाइड्रोजन बंध वगैरह बनना, इसमें नहीं देखते आरएनए। आरएनए सीधे शाखित तंतु होते हैं, बस दैट्स इट।
सीधे सीधे यो लाइन के रूप में पाए जाते हैं इस तरह से। हाँ, जैसे मैंने बताया कई बार आपस में ही इसके कुछ भाग आपस में जुड़ जाते हैं तो कुंडलन दिखाई देते हैं, अदरवाइज द्विकुंडलित संरचना तो वहीं पर थी। तो डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक और एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। एक में राइबोज शर्करा है, दूसरे में डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, एक में यूरेसिल है, दूसरे में थाइमीन है। कुछ एक अंतर जो अपन ने बात की, ठीक है। चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आरएनए के प्रकार की बात करते हैं। आरएनए मेनली ध्यान रखना 3 प्रकार के जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। 3 प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। बात करते हैं कि आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। 3 प्रकार के आरएनए और इनमें डिफरेंस देखते हैं। भाई एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए के काम को समझें कि ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर केंद्रक न्यूक्लियस है। सबसे पहले यहां केंद्रक में यहां जो डीएनए था, डीएनए से एक मैसेज निकला क्या कि प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाए। और उस मैसेज को लेकर यहां से केंद्रक से बाहर कौन आया? मैसेज लेकर एमआरएनए। मैसेज लेकर आ रहा है इसलिए इसको कह देते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए या दूत आरएनए बोल देते हैं इसे। ये एमआरएनए की बात हुई। मैसेज लेकर आ गया कहां पर? कोशिका द्रव्य में। अब कोशिका द्रव्य में मैसेज लेकर आया कि प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बने हुए किससे होते हैं? अमीनो अम्ल से। तो ये एक तरह से मैसेज लेकर आया कि उन अमीनो अम्लों का निर्माण किया जाए, प्रोटीन संश्लेषण किया जाए। तो अगला काम अब आ जाएगा आरआरएनए का। ये आरआरएनए क्या करेगा? राइबोसोम की सहायता से, राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण करवाएगा। इस आरआरएनए का निर्माण कहां हुआ था? यह हमने कोशिका में पढ़ा था कि केंद्रिका, केंद्रक, न्यूक्लियस के अंदर होती है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। वो केंद्रिका इस आरआरएनए का निर्माण करती है और ये आरआरएनए क्या करता है? कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण कराने में सहायता करेगा। और जैसे जैसे यहां पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल तैयार होते जाएंगे, उन अमीनो अम्लों को वहां से हटाना, एक दूसरी जगह पर ले जाना यानी ट्रांसफर करने का काम ये टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए करेगा। और ये आरआरएनए चूंकि क्या कर रहा था? राइबोसोम के साथ मिलकर कार्य कर रहा था, इसे कह देते हैं राइबोसोमल आरएनए। तीनों आरएनए आपके सामने। वापस सुनना, मैसेंजर मैसेज लेकर आया, आरआरएनए ने प्रोटीन संश्लेषण करवाया और टीआरएनए क्या कर रहा है? अब जो जो अमीनो अम्ल वहां पर बन रहे हैं उनको वहां से हटाने का काम टीआरएनए करेगा, ट्रांसफर आरएनए। सबसे ज्यादा अगर बात करूं कौन सा आरएनए होता है, ये आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर कुछ एक बातें लिख लेते हैं।
जैकब व मोनेड, दो वैज्ञानिकों ने इसे मैसेंजर आरएनए कहा। क्योंकि ये केंद्रक न्यूक्लियस से प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में लाता है, और इनकी अगर मात्रा की बात करें, लगभग ये 5%, लगभग 5%। फिर दूसरी बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की, तो लिख सकते हैं ये कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण करवाता है। इसकी कुल मात्रा देखें, लगभग ये 80% होता है। और आरएनए का निर्माण किससे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, केंद्रिका के द्वारा इसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोलस से। ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके बाद टीआरएनए की बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान के समय अमीनो अम्लों को या अमीनो अम्ल को पहचान कर उन्हें अन्यत्र दूसरी जगह पर ले जाना या ले जाने का कार्य करते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ एक पॉइंट है, जैसे टीआरएनए क्लोवर लीफ या लौंग की पत्ती के समान होता है। आरआरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है, ये 2-3 चीजें साइड में एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। अच्छा, इसके मात्रा की बात करें, लगभग 15%। तो mRNA, rRNA और tRNA। ठीक है। tRNA सबसे छोटा है। tRNA को सुपरनेटेंट आरएनए, सॉल्यूबल आरएनए या sRNA भी कहते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं आरएनए से संबंधित कुछ एक बातें लिख लेते हैं कि टीआरएनए को सॉल्यूबल विलयशील आरएनए या सुपरनेटेंट आरएनए या एडॉप्टर आरएनए भी कहते हैं।
फॉर लिखते हैं। आरआरएनए का निर्माण, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना। ये आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका या न्यूक्लियोलस के द्वारा। न्यूक्लियोलस के द्वारा, ठीक है। एक बार पिछली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर, अच्छा ये ले लिया था, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका। क्लोवर लीफ मॉडल था, ठीक है। और फिर इसमें जो ये टीआरएनए की संरचना के बारे में बताता हूं, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टीआरएनए की संरचना लॉन्ग क्लोव के समान क्लोव या लॉन्ग के समान होती है, और ये बताया गया था क्लोवर लीफ मॉडल से, ठीक है। क्लोवर लीफ मॉडल अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि अडॉप्टर आरएनए, क्योंकि देखो दूसरे से जुड़ रहा है। अडॉप्टर क्या होता है, जनरली अपन अडॉप्टर का यूज क्या करते हैं, जैसे पिन वगैरह, कोई 3 पिन वगैरह यूज डालने के लिए क्या करते हैं, अडॉप्टर लगाते हैं, ठीक है। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, किसमें ध्यान रखना, केंद्रक की ही तो बात की थी। केंद्रक के अंदर आरएनए भी है, डीएनए भी है, प्रोटीन भी है। और कोशिका द्रव्य में हर जगह बताया आपको कि ये आरएनए और डीएनए कोशिका द्रव्य में भी है, केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी होता है, ठीक है। मानव के कान और नाक जीवन भर बढ़ते, नहीं बढ़ते, ठीक है। कैसी कैसी बातें करते हो, क्या नाक और कान जीवन भर बढ़ते रहते हैं, ठीक है। आगे बात करें फिर, तो फिर इसके आगे बात करते हैं। अब आरएनए की बात हुई कंप्लीट, अब डीएनए और आरएनए के मिश्रण से हम देखते हैं। अभी हमने ये बात की प्रोटीन का निर्माण होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण का जो सिद्धांत है, बहुत फेमस नाम है, सेंट्रल डोगमा के नाम से जाना जाता है, या प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। और प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत क्या कहता है, देखना कि ये जो डीएनए होता है, डीएनए से पहले हुआ निर्माण आरएनए का, और आरएनए ये आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का। ये है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। 2 स्टेप है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। डीएनए से जो आरएनए बना, इस स्टेप को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, या इसे कहते हैं अनुलेखन। और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, या इसे कहते हैं अनुवादन। और यही कहलाता है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। क्रिक ने प्रस्तुत किया था। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस का केंद्रीय सिद्धांत या इसे सेंट्रल डोगमा भी कहते हैं। इसे हिंदी में ऐसे भी ध्यान रखना, सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा। किसने दिया था, क्रिक ने यह मॉडल प्रस्तुत किया। ये सिद्धांत
क्रिक ने प्रस्तुत किया। ये क्रिक वही है, डीएनए वाले क्रिक हैं, ठीक है। इन्होंने बताया डीएनए से आरएनए का बनना ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, ठीक है। और आरएनए से बनता है प्रोटीन, ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाता है, ठीक है। अनुवाद ट्रांसलेट करना, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्ट करना, किसी चीज को उसके अकॉर्डिंग ही व्यवस्थित करना, लेखन लिखना, जैसे मैं बोल रहा हूं आप लिख रहे हैं, ये अनुलेखन हो गया। और फिर हो सकता है आप किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हो, कोई दूसरा व्यक्ति, एक तीसरा व्यक्ति आकर उसे किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता, ये हुआ ट्रांसलेशन। ये जो डीएनए होते हैं इनके पास कोड होते हैं, कुछ कोड होते हैं, उन कोड के अकॉर्डिंग ये आरएनए का इसके अंदर सूचना पाई जाती है और फिर उन कोड को ट्रांसलेट करना या डीकोड करना और प्रोटीन का निर्माण करना, ये क्या कहलाया, ट्रांसलेशन। और दोनों स्टेप होते हैं तब जाकर ये प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन ऐसे वायरस जिनमें आरएनए है, डीएनए है ही नहीं, तो उनमें क्या होगा, उनमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, बस ये ध्यान रखना। जैसे वे वायरस जिनमें आरएनए होता है, आरएनए वायरस जिनमें क्या होता है, आरएनए होता है, ये आरएनए पहले किसका निर्माण करेगा, डीएनए का। यानी पहले आरएनए से निर्माण हुआ डीएनए का, और फिर ये डीएनए क्या करेगा, आगे आरएनए का निर्माण करेगा, एमआरएनए, और फिर ये आगे जाकर प्रोटीन संश्लेषण करेगा, ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। भाई एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया यहां पर, आरएनए से क्या बना, डीएनए। तो डीएनए से आरएनए बन रहा था, इसको तो हम कह रहे थे ट्रांसक्रिप्शन, इसे हमने कहा था ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। तो अब उल्टी चीज हो रही है, डीएनए से तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए बनना, इस ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो रहा है, जिसे हम क्या कह देंगे, रिवर्स। उल्टा क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये एक स्टेप अलग हो गया, बाकी फिर वही आगे ट्रांसक्रिप्शन और ये ट्रांसलेशन और प्रोटीन बन जाएगा। इसे कहते हैं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसमें ये हुआ, एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ। तो ऐसे वायरस जिनमें केवल आरएनए पाया जाता है, उनमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और अभी जो आपके आरटीपीसीआर करते हैं ना, किसके लिए, कोविड-19 की जांच करने के लिए, आरटीपीसीआर। पीसीआर तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गया, आरटी क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसी से शब्द आया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। और कोविड-19 वाला वायरस, उसमें आरएनए पाया जाता है और इसी आरएनए के कारण उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, वहां पर आरएनए से डीएनए बनता है। और यही प्रिंसिपल हम जब पीसीआर टेक्नोलॉजी से जब कोविड-19 का टेस्ट करते हैं, तो यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को आधार बनाकर किया जाता है। आरएनए वायरस है, कौन सा, कोविड-19 भी, ठीक है। आगे बात करते हैं, डीएनए के टाइप कल बताए थे ना, ABCD-Z, ठीक है। हमें जो वॉटसन ने मॉडल बताया था वो कौन सा था, बी डीएनए, बायोटिक डीएनए, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं फिर। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में 2 लाइन लिखवाता हूं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में टेमिन एवं बाल्टीमोर ने बताया। टेमिन एवं
बाल्टीमोर ने बताया। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म भी कहते हैं। टेमिन ने बताया ना, इसीलिए टेमिनिज्म भी कहते हैं। टेमिनिज्म भी कहते हैं। तो आरएनए के बाद हमने ये प्रोटीन संश्लेषण की बात की। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत क्या कहता है कि डीएनए से आरएनए बनता है हमारी कोशिकाओं में, ठीक है। वो मैसेज जो आया था कहाँ से आया था? बेसिकली डीएनए ने ही जनरेट किया था, डीएनए में ही वे सूचनाएं थी, उनसे ये आरएनए का निर्माण हुआ और ये आरएनए आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। तो डीएनए से आरएनए बनना ये तो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन ये कहलाता है ट्रांसलेशन। इस क्रिया के बारे में सबसे पहले, या इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया? क्रिक ने। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉस्फेट समूह H3PO4 माइनस हम देखते हैं, ठीक है। प्रश्न कैसे बनता है सीधा सा पूछ लेते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, या ऐसे पूछ लेंगे आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, ये फ्लो चार्ट दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। दूसरा ऑप्शन दे देंगे आरएनए से डीएनए फिर प्रोटीन। तीसरा दे देंगे डीएनए प्रोटीन आरएनए। इस तरह से फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं। ये तो इसका स्क्रीनशॉट, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ गई, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है रेट्रोवायरस में। रेट्रोवायरस यानी जो आरएनए वायरस में। या ये भी कह सकते हैं जो आपके कोरोना वायरस, इसके एग्जाम्पल भी कोरोना वायरस, HIV, पोलियो वायरस, ये सभी में ऐसा होता है। ये कोविड वायरस, पोलियो वायरस, HIV में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। चले आगे बात करते हैं। ये हमने न्यूक्लिक अम्लों की बात की, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण की बात की। इसके बाद बात करते हैं गुणसूत्रों की, क्रोमोसोम्स की, कि ये गुणसूत्र कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। गुणसूत्र वाकई में है क्या? क्रोमोसोम्स जेनेटिक्स का लास्ट टॉपिक रहेगा, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। देखो हमने ये बात की कि डीएनए ये इस तरह से द्विकुंडलित डीएनए होता है, ठीक है। ये डीएनए के साथ एक प्रोटीन जोड़ता है जिसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ये डीएनए के साथ जुड़ता है, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के साथ सामान्य प्रोटीन जोड़ता है, हिस्टोन नहीं जोड़ता। ये हिस्टोन प्रोटीन केवल किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय या बेसिक। जबकि अगर मैं बात करूं डीएनए की, ये डीएनए अम्लीय प्लस इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है। और ये क्षारीय होने के साथ साथ क्या होता है? धनावेशित, पॉजिटिव
पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जबकि यहां पर नेगेटिव चार्ज। अब देखना, मैंने आपको जब कोशिका पढ़ाई थी, सेल पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था कि हमारे केंद्रक में कुछ ऐसे क्रोमेटिन के तंतु पाए जाते हैं, पतले पतले धागे बनाए थे। इन धागों पर देखना, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, 8 के अणु, 8 की संख्या में ये 8 हिस्टोन अणु हिस्टोन अष्टक कहलाता है, इस तरह से पाए जाते हैं। और इनके चारों ओर ये डीएनए इस तरह से लिपटा हुआ रहता है, ये डीएनए लिपटा हुआ रहेगा। ऐसे कई हिस्टोन के अणु 8 की संख्या में पाए जाएंगे। हिस्टोन अष्टक कहलाते हैं ये। इस हिस्टोन अष्टक के ऊपर डीएनए लिपटे हुए रहते हैं। ये डीएनए लिपटे हुए हैं इस तरह से। इसे कहते हैं, एक जो इकाई है इसे कहते हैं हिस्टोन अष्टक कहते हैं इसे, हिस्टोन अष्टक। और प्लस इसके साथ जब डीएनए जुड़ जाता है तो इन दोनों को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन के तंतुओं पर उसी प्रकार पाए जाते हैं जिस तरह से किसी धागे पर, माला के जो धागे पर मोती होते हैं वैसे पाए जाते हैं। और इन्हीं में जब कोशिका विभाजन के दौरान संघनन होता है, आसपास बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, तब ये किसके रूप में दिखाई देते हैं? गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। अदरवाइज गुणसूत्र एक सामान्य कोशिका में दिखते ही नहीं है। आप एक कोशिका को उठाकर देखो, उसमें गुणसूत्र नहीं दिखेंगे। कोशिका जब विभाजन करती है उस दौरान, उसमें भी प्रोफेज और मेटाफेज अवस्थाओं के दौरान ये गुणसूत्र दिखाई देते हैं। प्रोफेज का एंड पॉइंट होता है और वहीं पर मेटाफेज स्टार्ट हो रही होती है, वहां पर गुणसूत्र दिखते हैं। अदरवाइज गुणसूत्र दिखते ही नहीं है। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देते हैं। और ये गुणसूत्र किस किस से बने हैं? अब आपसे पूछ सकते हैं कि गुणसूत्र में क्या क्या देखा आपने? एक देखा आपने डीएनए, और एक आपने क्या देखा? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते कि डीएनए किससे बना होता है? बहुत कम मात्रा में आरएनए होता है, क्योंकि देखो बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि क्रोमेटिन के जो तंतु होते हैं उन पर कुछ कुछ जगह पर केंद्रिका जुड़ी रहती है और इस कारण थोड़ा बहुत आरएनए भी पाया जाता है। बाकी अदरवाइज कई बार आपको ऑप्शन में आरएनए देते ही नहीं है। क्या देते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। आंसर क्या जाएगा? डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन की जगह सामान्य प्रोटीन आ जाएगा, तो ये डीएनए इससे बने होते हैं। डीएनए की अगर हम संरचना की बात करें कि ये जो जब भी ये दिखाई देते हैं, जिस दौरान भी ये कोशिका विभाजन होता है, ये दिखाई देते हैं, तो हम देखते हैं कुछ इनके अंदर ये डीएनए के तंतु
क्रोमोनिमेटा के रूप में पाए जाते हैं। ये जो लाल लाल बना रहा हूँ ये डीएनए के तंतु जिन्हें कहते हैं क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये जो यहाँ पर संकुचन सा है इसे कहते हैं सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के ऊपर एक पतली सी चपटी सी तश्तरी के जैसी संरचना पाई जाती है। ये पीले रंग की अलग से दिखा रहा हूं, इसे कहते हैं काइनेटोकोर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काइनेटोकोर कहते हैं। गुणसूत्र की दो भुजाएं हैं। ये गुणसूत्र की दो भुजाएं जिन्हें अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं। अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो गुणसूत्रों की संरचना की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि अर्ध गुणसूत्र वगैरह क्या है। और अगर इनकी खोज वगैरह की बात करें, खोज किसने की? हॉफमिंस्टर ने। ट्रेडिस्केंशिया, हॉफमिंस्टर ने ट्रेडिस्केंशिया के पौधे में नर युग्मकों में जो उनके मेल गैमीट्स होते हैं, परागकण, इनमें इनकी खोज की थी। यहां बाहर बाहर एक हल्का सा आवरण पाया जाता है, पारदर्शी आवरण होता है जिसे पेलिकल कहते हैं। बाहर आवरण है, पारदर्शी आवरण, ट्रांसपेरेंट कवरिंग है जिसे पेलिकल कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। तो ये गुणसूत्रों की बात की हमने, ठीक है। कोशिका में केंद्रक का विभाजन, पहले केंद्रक का ही विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है। केंद्रक विभाजन में कई परिघटनाएं होती है। कोशिका दो ही काम करती है अपने जीवन में, केंद्रक विभाजन की तैयारी और उसके बाद कोशिका विभाजन की तैयारी और उसके बाद कोशिका विभाजन। हमने पढ़ा भी था इंटरफेज, और उसके बाद हमने देखा था विभाजन अवस्था, ठीक है। हाँ, नगेली ने नहीं की, ध्यान रखना। खोज का श्रेय हॉफमिंस्टर को जाता है। कई बुक्स में अलग अलग दे रखा होता है, कहीं आप नेट पर भी देखेंगे, कहीं नगेली दे रखा है, कहीं स्ट्रॉसबर्गर दे रखा होता है, और कहीं वॉल्डेयर ने तो एक्चुअली वॉल्डेयर ने इन्हें गुणसूत्र कहा, वॉल्डेयर ने गुणसूत्र कहा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें, कई बार ऐसी गुणसूत्र सिद्धांत सट्टन और बोवेरी ने दिया, ठीक है। चलें आगे बात करें। तो कुछ है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां पर, हाँ यहां से ले लीजिए, गुणसूत्र से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्रों का अभिरंजन हम करते हैं, भाई स्टडी करनी हो तो इनका अभिरंजन, यानी जिस कलर से इनको देखते हैं, इनका अभिरंजन करने के लिए स्टेनिंग, अभिरंजन एसीटोकार्मीन से करते हैं। यानी अगर देखना हो कि हाँ भाई गुणसूत्र ही दिखाई दे और कुछ नहीं दिखाई दे हमें, तो विभाजित होती कोशिका में जब इनको देखते हैं, ये एसीटोकार्बीन डाई का प्रयोग करते हैं, एसीटोकार्बीन डालते हैं, तो बाकी सारे तो रंगहीन दिखाई देंगे, केवल गुणसूत्र वाला जो भाग है वो ही कलरफुल दिखाई देगा,
ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी सट्टन बोवेरियन नहीं थी, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं गुणसूत्रों से ही संबंधित कि वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। ये किसने दिया? सट्टन एवं बोवेरी ने, वॉल्टर सट्टन और थियोडोर बोवेरी। जबकि एक और सिद्धांत है, वो है लिंग निर्धारण का। दोनों में थोड़ा सा फर्क आएगा बस। एक वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत लिख देता हूं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और दूसरा हो जाएगा वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, सॉरी, लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत। ये दिया था मैक्लंग ने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। भाई, हमारे लिंग का निर्धारण हमारे गुणसूत्रों से होता है। ये सिद्धांत, लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये थ्योरी दी मैक्लंग ने। क्या है इसमें देखते हैं। भाई, जो एक्स वाई और एक्स एक्स, मादा एक्स एक्स और मनुष्य नर क्या होता है? एक्स वाई। मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे हो रहा है? नर से, क्योंकि नर में ये जो लिंग गुणसूत्र क्या है? अलग अलग हैं। बात करें ना, नर में क्या होते हैं लिंग गुणसूत्र? एक्स वाई, और मादा में क्या होते हैं? एक्स एक्स। यानी नर कैसा है? अलग अलग प्रकार के, दो प्रकार के युग्मक बनाएगा, जिसमें एक में तो होगा एक्स और एक में क्या होगा? वाई। फीमेल में अगर बात करें, दोनों ही क्या होंगे? एक्स और एक्स होंगे। चूंकि फीमेल एक ही टाइप के गैमीट्स, एक ही प्रकार के युग्मक बना रही है, इसलिए इसे कहते हैं समयुग्मकी, होमोगैमेटिक। और नर क्या है? अलग अलग, एक एक्स वाला और एक क्या है? वाई वाला, अलग अलग प्रकार के युग्मक बना रहे, क्या कहलाएगा? विषम युग्मकी, हेटेरोगैमेटिक। ये लीजिए। और हमेशा ध्यान रखना कि लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन हमेशा विषम युग्मकी, हेटेरोगैमेटिक जो होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, विषम युग्मकी सदस्य से होता है। हम मनुष्यों में तो क्या है? नर हेटेरोगैमेटिक है। पक्षी जो होते हैं, पक्षी और सरीसृप, रेप्टाइल्स और पक्षी, रेंग कर चलने वाले और पक्षियों की बात करूं तो पक्षियों में सरीसृपों, रेप्टाइल्स में एव्स या बर्ड्स, इनमें क्या अरेंजमेंट होता है ये भी देख लो। नर तो होता है जेड जेड,
होमोगैमेटिक समयुग्मकी मादा क्या होती है? विषम युग्मकी। कैसी? ZW। तो मनुष्यों में तो लिंग निर्धारण कौन कर रहा है? ये विषम युग्मकी कौन है? नर है। जबकि यहां पर अगर बात करूं इन पक्षियों और सरीसृपों में विषम युग्मकी कौन है? मादा है। यानी बच्चे का लिंग निर्धारण, क्योंकि देखो नर तो हर बार कौन सा युग्मक भेजेगा? जेड वाला ही। डिपेंड ये करेगा कि मादा की तरफ से कौन सा आया। जेड वाला आया तो नर ही हो जाएगा, और डब्ल्यू वाला आएगा तो क्या होगा? नर होगा। सॉरी, मादा बनेगी। जेड आया तो नर, और ZW आया तो मादा बनेगी। तो ये लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत कहता है कि जो विषम युग्मकी सदस्य होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, नर में XY, और पक्षियों में देखें तो मादा में Z और W, दो प्रकार के अलग अलग युग्मक बन रहे हैं। तो डिपेंड किस पर करेगा? कि जो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनाता उस पर निर्भर करेगा कि बच्चे का लिंग कैसा होगा। ठीक है, तो आगे बात करते ही एलोसोम्स ऑटोसोम्स की बात भी की थी अपन ने, जब मैंने आपको आनुवांशिक रोग पढ़ाए थे। ऑटोसोम्स कायिक गुणसूत्र, एलोसोम्स लिंग गुणसूत्र। ये लिंग गुणसूत्र ही है भाई, एलोसोम्स कहलाते। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसी के साथ आपके आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, गुणसूत्र, DNA, RNA, प्रोटीन संश्लेषण सब कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।